कमरे में ऐसी खामोशी थी जैसे किसी ने सब आवाजें खींच ली हों। बस खिड़की पर गिरती बारिश की टप टप थी, जैसे कोई गुस्से में रो रहा हो। एलेनी मेरे सामने खड़ी थी। उसका सीना उठ गिर रहा था। उसकी आंखों में डर और हिम्मत दोनों थे, जैसे वो किसी बड़े सच के इंतजार में हो। हमारे बीच की हवा में एक अनकही बिजली थी, जैसे कोई बहुत पुराना सच बाहर आने वाला हो। मैंने उसकी स्केचबुक की तरफ देखा। धीरे धीरे आदर के साथ पन्ने पलटने लगा। हर पन्ने के साथ मेरी सांस अटक रही थी। ये सिर्फ स्केच नहीं थे। ये किसी ऐसे अतीत की खिड़कियां थीं जिसे मैं याद नहीं कर सकता था, लेकिन अंदर कहीं जानता था। मौत के स्केच। डूबना 1209। अथेलिया, एलेनी जैसी ही शक्ल, पानी में डूबी हुई, और पास ही कायरोस, उसका चेहरा मेरे चेहरे जैसा। मेरी आंखों में डर, बेबसी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी पेज पर ही जिंदा हो। आग 1409। अथेलिया जल रही थी, उसका शरीर लपट्टों में समा रहा था। कायरोस अदृश्य ताकतों में फंसा था। मेरी आंखें डर से फैली हुई, मेरा मुंह बिना आवाज वाली चीख में खुला। पेज पर लपटें झिलमिला रही थीं, मेरे चेहरे की परछाई बना रही थीं। ट्यूमर 1609। अथेलिया कमजोर और टूट चुकी थी। कायरोस उसके पास रो रहा था। मेरे आंसू उसकी पीली त्वचा पर बारिश की तरह गिर रहे थे। उसके शरीर की कोमलता एक धड़कते दिल की तरह महसूस हो रही थी। चाकू मारना 1809। खून से लथपथ अथेलिया, कायरोस की बाहों में। मेरे हाथ उसके खून से लाल। मेरा चेहरा दर्द से मरोड़ा हुआ। पेज का खून गीला और गहरा लग रहा था, जैसे मेरी उंगलियों को रंग देगा। झर 1900। अथेलिया ढह रही थी। कायरोस उसे पकड़े हुए। मेरा चेहरा दर्द से टेढ़ा। ऐसा लग रहा था उसका जीवन मेरे हाथों से फिसल रहा है। मेरा खुद का सीना दर्द करने लगा। निजी स्केच 21। एक आदमी, मेरे जैसा चेहरा, एक औरत को चूम रहा है। एलेनी जैसी शक्ल, जुनून, बेताबी। एक पुराने जैतून के पेड़ के नीचे, उनके शरीर पास पास, जैसे दुनिया में बस वही हो। इस चित्र में एक दर्द भरी मासूमियत थी। आलिंगन, वही जोड़ा एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए, माथे साथ सटे हुए, आंखें बंद। उनके चेहरे का भाव ऐसा प्यार दिखा रहा था जो समय से परे है। मौत के स्केच के बीच ये शांति चुभने जैसी थी। रात, दोनों एक कंबल के नीचे, त्वचा नंगी, आंखें आंखों में गड़ी हुई। उनके शरीर पूरी ईमानदारी और भरोसे की भाषा बोल रहे थे। इतनी कोमलता थी कि इसे देखना गलत लग रहा था। मुझे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। ये चेहरे, ये हम थे, बिल्कुल हम। ये सिर्फ कल्पना नहीं हो सकती। कैसे? इतनी सटीकता के साथ ये निजी बातें, ये स्केच, मौत में डर, प्यार में इतनी गहराई, सब इतना असली, इतना जिंदा। मुझे महसूस हुआ उसे भी ये सब पता है। ये कनेक्शन, ये चाहत, जो तर्क और समय दोनों को हरा देती है। क्या उसे मुझसे सच में ऐसा लगता है? क्या वो मुझे चाहती है उसी तरह जैसे मैं उसे चाहता हूं? ये सोच डराने वाली भी थी और रोमांचक भी। मैंने जब आखिरकार बोला, मेरी आवाज भारी थी, गले में अटकी हुई। ये ये जो पर्सनल वाले हैं, एलेनी, ये तुम्हारी कल्पना है या तुम्हारी इच्छा? उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, उसके डर पर साफ निशान छोड़ते हुए। मेरी उंगलियां कॉडेक्स के पन्नों पर दौड़ रही थीं। हर पन्ना पलटना ऐसे था जैसे कोई पुराना जख्म फिर से खुल रहा हो। कागज मेरी त्वचा के खिलाफ खुरदरा महसूस हो रहा था। आखिरकार मुझे मिल गया वह पन्ना। उसमें अथेलिया चौराहे पर प्रार्थना कर रही थी। उसका चेहरा चांद की ओर उठा हुआ था, उसका शरीर धूप में मुड़ा हुआ। गहरे स्याही में बना चित्रण इतना जिंदा था कि दर्द लगभग छूने जैसा लग रहा था। ये है वो, मैंने कहा, अपनी कांपती उंगली से चित्रण को छूते हुए। उसने कायरोस की वापसी के लिए प्रार्थना की थी। हैकेट ने इसे स्वीकार किया, लेकिन कीमत उनका प्यार था। हर बार जब वे मिले, वो मर गई। प्रोफेसर क्रिस्टोफर ने सिर हिलाया। उनका चेहरा सोच से भरा हुआ था, आंखों में सावधानी थी। एलेनी, उन्होंने धीरे से कहा, ये सिर्फ एक मिथक है, दुख और बेचैनी के बारे में एक चेतावनी कहानी। उनकी आवाज कोमल थी,
लेकिन उसमें सच्चाई का वजन था, जैसे वह मुझे जमीन पर खड़ा रखना चाहते हो। उनके शब्दों ने मेरे अंदर कुछ तोड़ दिया। मेरे भीतर से एक आवाज निकली, आधा क्रोध, आधा निराशा। मैंने अपनी स्केचबुक जोर से डेस्क पर पटाकी। 1409 की आग और मौत वाली स्केच खुल गई। आवाज कमरे में गोली की तरह गूंजी। आप सोचते हैं कि यह सिर्फ एक कहानी है? मेरी आवाज हर शब्द के साथ ऊंची होती गई, सदियों के दर्द से कच्ची। सिर्फ एक इमेजिनेशन? मैंने पन्नों को तेजी से पलटना शुरू किया। हर छवि मेरे लिए एक ताजा घाव थी, हर याद एक नया कष्ट। डूबना 1209। मुझे खारे पानी का एहसास हुआ जो मेरे फेफड़ों को भर रहा था। मुझे ठंडक का एहसास हुआ जो मेरी हड्डियों में उतर रही थी। मुझे एहसास हुआ काइरोस के हाथ मेरे हाथों से फिसल रहे हैं जब मैं अंधकार में डूब रही थी। ट्यूमर 1609। मुझे दबाव महसूस हुआ जो मेरी खोपड़ी को चूर चूर कर रहा था। मेरा दिमाग फिसल रहा था। मुझे एहसास हुआ काइरोस के आंसू मेरे चेहरे पर जब मैं कुछ भी नहीं बची थी। चाकू मारना 1809। मुझे चाकू का एहसास हुआ जो मेरे मांस को फाड़ रहा था। मेरा जीवन पत्थरों पर बह रहा था। मुझे एहसास हुआ काइरोस की भुजाएं मेरे चारों ओर जब मैं खून बहकर मर रही थी। जहर 1900। मुझे शराब का एहसास हुआ जो मेरी नसों को जला रही थी। मेरा दिल धड़कना बंद हो गया। मुझे एहसास हुआ काइरोस की चीख जो रात को चीर रही थी जब मैं उनकी बाहों में मर रही थी। मेरी आवाज टूटने लगी 6 जीवनों के दर्द के बोझ से। मैं 6 बार मर चुकी हूं प्रोफेसर, 6 बार। मुझे जलने का पता है, मुझे डूबने का पता है, मुझे मौत के दर्द का पता है, मुझे मौत का पता है। और इस सब का कारण आप हैं। मैंने उन्हें देखा। उनके चेहरे पर दर्द और हैरानी थी। मेरी आवाज के कच्चे यकीन ने उन्हें हिला दिया था। मैं? उन्होंने धीरे से कहा, एलेनी, क्या तुम मुझ पर यह बेतुका इल्जाम लगा रही हो? आप काइरोस हैं। मैंने उनकी बात काटी। मेरी आवाज अब भी सदियों के दर्द से कांप रही थी। आप हमेशा काइरोस थे और हर बार जब आप मुझे ढूंढते हैं मैं मर जाती हूं। आपकी मौजूदगी मेरी मौत की सजा है। कमरे में ऐसी खामोशी थी जैसे किसी ने सब आवाजें खींच ली हों। बस खिड़की पर गिरती बारिश की टप टप थी, जैसे कोई गुस्से में रो रहा हो। एलेनी मेरे सामने खड़ी थी। उसका सीना उठ गिर रहा था। उसकी आंखों में डर और हिम्मत दोनों थे, जैसे वो किसी बड़े सच के इंतजार में हो। हमारे बीच की हवा में एक अनकही बिजली थी, जैसे कोई बहुत पुराना सच बाहर आने वाला हो। मैंने उसकी स्केचबुक की तरफ देखा। धीरे धीरे, आदर के साथ पन्ने पलटने लगा। हर पन्ने के साथ मेरी सांस अटक रही थी। ये सिर्फ स्केच नहीं थे। ये किसी ऐसे अतीत की खिड़कियां थीं जिसे मैं याद नहीं कर सकता था, लेकिन अंदर कहीं जानता था। मौत के स्केच। डूबना 1209। अथेलिया, एलेनी जैसी ही शक्ल, पानी में डूबी हुई, और पास ही काइरोस, उसका चेहरा मेरे चेहरे जैसा। मेरी आंखों में डर, बेबसी। ऐसा लग रहा था जैसे पानी पेज पर ही जिंदा हो। आग 1409। अथेलिया जल रही थी। उसका शरीर लपट्टों में समा रहा था। काइरोस अदृश्य ताकतों में फंसा था। मेरी आंखें डर से फैली हुई, मेरा मुंह बिना आवाज वाली चीख में खुला। पेज पर लपटें झिलमिला रही थीं, मेरे चेहरे की परछाई बना रही थीं। ट्यूमर 1609। अथेलिया कमजोर और टूट चुकी थी। काइरोस उसके पास रो रहा था। मेरे आंसू उसकी पीली त्वचा पर बारिश की तरह गिर रहे थे।
उसके शरीर की कोमलता एक धड़कते दिल की तरह महसूस हो रही थी। चाकू मारना 1809, खून से लथपथ हथेलियां, कायरोस की बाहों में, मेरे हाथ उसके खून से लाल, मेरा चेहरा दर्द से मरोड़ा हुआ। पेज का खून गीला और गहरा लग रहा था, जैसे मेरी उंगलियों को रंग देगा। जहर 1900। अथेलिया ढह रही थी, कायरोस उसे पकड़े हुए, मेरा चेहरा दर्द से टेढ़ा। ऐसा लग रहा था उसका जीवन मेरे हाथों से फिसल रहा है। मेरा खुद का सीना दर्द करने लगा। निजी स्केच, एक किस, एक आदमी, मेरे जैसा चेहरा, एक औरत को चूम रहा है, एलेनी जैसी शक्ल, जुनून, बेताबी, एक पुराने जैतून के पेड़ के नीचे, उनके शरीर पास पास, जैसे दुनिया में बस वही हो। इस छवि में एक दर्द भरी मासूमियत थी। आलिंगन, वही जोड़ा एक दूसरे को कसकर पकड़े हुए, माथे साथ सटे हुए, आंखें बंद। उनके चेहरे का भाव ऐसा प्यार दिखा रहा था जो समय से परे है। मौत के स्केच के बीच ये शांति चुभने जैसी थी। रोमांटिक रात, दोनों एक कंबल के नीचे, बिना कोई कपड़ों के, आंखें आंखों में गड़ी हुई। उनके शरीर पूरी ईमानदारी और भरोसे की भाषा बोल रहे थे। इतनी कोमलता थी कि इसे देखना गलत लग रहा था। मुझे लगा जैसे जमीन खिसक गई हो। ये चेहरे, ये हम थे, बिल्कुल हम। ये सिर्फ इमेजिनेशन नहीं हो सकती। कैसे? इतनी बारीकी के साथ ये निजी बातें, ये स्केच, मौत में डर, प्यार में इतनी गहराई, सब इतना असली, इतना जिंदा। मुझे महसूस हुआ उसे भी ये सब पता है। ये कनेक्शन, ये चाहत, जो तर्क और समय दोनों को हरा देती है। क्या उसे मुझसे सच में ऐसा लगता है? क्या वो मुझे चाहती है उसी तरह जैसे मैं उसे चाहता हूं? ये सोच डराने वाली भी थी और रोमांचक भी। ये ये जो पर्सनल वाले हैं, एलेनी, ये बस तुम्हारे इमेजिनेशंस हैं या तुम्हारी इच्छा, तुम्हारी ये किसी की चाहत? इच्छा या चाहत से भी ज्यादा है, प्रोफेसर क्रिस्टोफर। ये हमारी यादें हैं, हमारी दोनों की यादें। एलेनी, जो भी तुम कह रही हो, यादें हों या तुम्हारी इच्छा, मुझे इतना पता है कि ये सिर्फ यादों से कहीं ज्यादा है। ये तुम्हारी चाहत है। तुम्हारी स्केचबुक के आखिरी पन्ने ये साबित करते हैं कि जो एहसास मैं तुम्हारे लिए महसूस करता हूं, वही एहसास तुम भी मेरे लिए करती हो। और ये यादें, मैं इन्हें बस कागज पर नहीं देखना चाहता, मैं इन्हें असली बनाना चाहता हूं। इस जन्म में तुम्हारे साथ इन खूबसूरत यादों को हकीकत बनाना चाहता हूं। कमरे में अब भी उनकी सांसों की गर्मी थी, वही जो मेरी त्वचा पर चिपकी हुई थी, जैसे कोई पुराना पाप दोबारा जिंदा हो गया हो। मैं पीछे हट चुकी थी, लेकिन उनकी आंखें, वो अब भी मुझ पर टिकी थीं, नीली, उलझी, जलती हुई, जैसे किसी को समझ नहीं आ रहा कि वो किसे देख रहा है, मुझे या किसी भूत को जो सदियों से पीछा कर रहा है। मेरे अंदर सब कुछ हिल रहा था, दिल, यादें, दर्द, सब कुछ। मेरी नब्ज बेकाबू थी। मैं चाहती थी भाग जाऊं, लेकिन जड़ हो गई थी। डर नहीं था, पर कोई गहरा कंपी थी, वो जो तब आती है जब सच तुम्हारे सामने नंगा खड़ा हो जाता है। नहीं, शब्द बस फुसफुसाहट की तरह निकला, लेकिन मेरे भीतर वो गूंज रहा था, जैसे किसी ने इतिहास को रोक दिया हो। नहीं, कायरोस, मत। और तभी मैंने एक झटके से खुद को खींच लिया। क्रिस्टोफर के हाथ अब भी मेरे गालों पर थे। मैं जल उठी थी। मैंने उन्हें धक्का दिया, जैसे जलते हुए लपट्टों से खुद को छुड़ाया हो। वे लड़खड़ाए, पर कुछ नहीं बोले। नहीं, नहीं, कायरोस, इस बार नहीं। मेरी आवाज खुद मुझे अजनबी लगी। उसमें मेरा गला नहीं, मेरे हर जन्म की चीखें थीं। मैंने टेबल का किनारा पकड़ा, सांसें उखड़ रही थीं, पर धीरे धीरे मैंने खुद को सीधा किया। मेरे अंदर अब डर नहीं था, सिर्फ एक साफ, ठंडी आग थी, जो जलाने नहीं, तय करने आई थी। मैंने उनकी तरफ देखा। उनकी आंखें भीग चुकी थीं, लेकिन उनमें जवाब नहीं था, बस इंतजार था, जैसे वो भी नहीं जानते थे कि अब मैं क्या कहने वाली हूं। मैंने महसूस किया, मैंने कहा, और मेरी आवाज कांपते हुए भी स्थिर थी। हर बार की तरह, आग, पानी, जहर, खून, सब में। हर बार तुमने मुझे खोया, हर बार मैंने मरना चुना। मैंने उनके करीब एक कदम बढ़ाया। उनकी सांसें रुक गईं। लेकिन इस बार मैंने ठहर कर कहा, मैं जिंदगी चुनती हूं, कायरोस।
या क्रिस्टोफर या जो भी तुम हो। मेरा दिल धड़क रहा था, पर शब्द साफ थे, जैसे किसी कसम की तरह। मैं जिंदगी चुनती हूँ, मौत नहीं, इस अभिशापित प्यार को नहीं। इस बार मैं हमें खत्म नहीं होने दूंगी, लेकिन वैसे नहीं जैसे पहले हुआ। मैंने उनकी ओर देखा, आंखों में लपट नहीं थी, सच्चाई थी। अगर ये किस्मत है, मैंने फुसफुसाया, तो मैं इसे फिर से लिखूंगी। बारिश की बूंदें अब तेज हो गई थीं, जैसे आसमान ने भी सुना हो कि कोई औरत सदियों बाद आखिरकार अपने नसीब के खिलाफ खड़ी हो गई है। वो जा चुकी थी, लेकिन उसकी मौजूदगी अब भी कमरे में तैर रही थी, हवा में, मेरी सांसों में, यहां तक कि मेरे दिल की धड़कन में भी। मैं वहीं खड़ा था, जैसे किसी ने मुझे पत्थर बना दिया हो। मेरी आंखें अब भी उस दरवाजे पर टिकी थीं जहां से वो बाहर गई थी। कुछ पल पहले तक वो बस एक स्टूडेंट्स थी, एक रहस्यमयी, अस्थिर दिमाग वाली लड़की जिसे मैं समझने की कोशिश कर रहा था। लेकिन अब वो कुछ और थी। एलिनी कोई साधारण इंसान नहीं लग रही थी। उसकी आंखों में वो चमक थी जो आग से नहीं, अनुभव से जलती है। उसमें सदियों का दर्द था और एक ऐसी दृढ़ता जो मौत को भी शर्मिंदा कर दे। वो अब भी कांप रही थी, पर उस कांप में डर नहीं था, एक फैसला था। जैसे उसने दुनिया के हर नियम, हर अभिशाप को चुनौती देने की ठान ली हो। मैंने बस उसे जाते हुए देखा। उसकी चाल में अजीब सी ठहराव थी, टूटी हुई भी, लेकिन अटल भी, जैसे वो किसी अपने अंत से नहीं, अपनी शुरुआत से मिल रही हो। दरवाजा धीरे से बंद हुआ। कमरा अब भी उसके शब्दों से गूंज रहा था। मैं जिंदगी चुनती हूं। मैंने आंखें बंद की। भीतर एक अजीब सन्नाटा फैल गया, और उसी सन्नाटे में मैं खुद को खो बैठा। मेरे अंदर कुछ हिल गया था, गहराई में, बहुत भीतर। वो जो दीवार मैंने सालों से खड़ी कर रखी थी, किसी ने उसे बिना आवाज गिरा दिया था। मैंने लंबी सांस ली, हल्की, टूटी हुई, जैसे किसी ने मेरी आत्मा को निचोड़ लिया हो। एलिनी। शब्द मेरे होंठों से फिसले, धीमे, लगभग अनसुने। ये तुमने मेरे साथ क्या किया है? मैंने अपने बालों में हाथ फेरा, कुर्सी पर गिर पड़ा और सिर थाम लिया। वॉट हैव यू डन टू मी, एलेनी?